हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कर प्रयास में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा के बारे में जाना था, इसके बीच के डिफरेंसेस को जाना था और इसके पहले हम लोगों ने हाइपोथेसिस टेस्टिंग को भी पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट और द थेसिस, जो लास्ट पार्ट है स्टेप ऑफ रिसर्च का, इसको हम लोग समझेंगे, इसको हम लोग जानेंगे कि जब हम लोगों ने टेस्ट को हाइपोथेसिस को हम लोगों ने टेस्ट कर लिया, हम लोगों ने जनरलाइजेशन या फिर इंटरप्रिटेशन कर लिया, तब हम लोग लास्ट में रिपोर्ट लिखते हैं या हम लोग थेसिस लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। So preparation of the report or the thesis. Finally, यानी lastly, the researcher has to prepare the report of what has been done by him. उसने क्या किया है, जो कुछ भी किया है, यानी जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट किया है या जो भी डेटा उन लोगों ने कलेक्ट किया है या रिसर्चर ने जो भी स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाया है, जो भी इंटरप्रिटेशन किया है, वो सारा कुछ जो है रिपोर्टिंग करना होगा, उसका रिपोर्ट बनाना होगा। राइटिंग ऑफ रिपोर्ट मस्ट बी डन विथ ग्रेट केयर, यानी इसमें बहुत ज़्यादा केयर रखना पड़ता है। कीपिंग इन व्यू द फॉलोइंग, इन जो फॉलोइंग बातें हैं इनको ध्यान में रखते हुए और रिपोर्ट जो है वो बनाया जाता है। तो ये बातें क्या हैं? सबसे पहला है द लेआउट ऑफ द रिपोर्ट शुड बी एज फॉलोज, यानी जो रिपोर्ट है उसका जो लेआउट है वो कुछ ऐसा होगा। कैसा? तो सबसे पहला प्रिलिमिनरी पेजेस होंगे, देन मेन टेक्स्ट होगा और फिर एंड मैटर होगा। यानी तीन चीजें उस उसके लेआउट को तैयार करेंगी। सबसे पहला कुछ प्रिलिमिनरी पेजेस होगा, इस प्रिलिमिनरी पेजेस के अंदर में कुछ कुछ चीज़ें आएंगी। देन मेन टेक्स्ट होगा, यानी इसमें मेन जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ है उसके बारे में बताना होगा। एंड लास्टली जो है एंड मैटर यहाँ पर लिखा जाएगा। So in its preliminary pages, the report should carry title and date followed by acknowledgement. You have to mention your title of experiment, the date और फिर acknowledgement आपको लिखना है। एंड फॉरवर्ड, जो भी फॉरवर्ड होता है एक्नॉलेजमेंट होता है, इसे भी मेंशन किया जाता है। देन देयर शुड बी अ टेबल ऑफ कंटेंट्स, यानी जो प्रिलिमिनरी पेजेस है, मेन कंटेंट या मेन जो चीज़ें हैं उसके पहले, जो मेन रिपोर्ट है उसके पहले आपको कुछ टेबल्स बनाने हो, टेबल ऑफ कंटेंट बनाया जाता है। और टेबल ऑफ कंटेंट में क्या होता है? फॉलोड बाय अ लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड लिस्ट ऑफ ग्राफ्स। जो भी टेबल आपने अपने थेसिस में आपको लिखना है या आपने लिखा है, ठीक है, आपके एक्सपेरिमेंट में जो भी टेबल्स आपने बनाया है वो लिस्ट ऑफ टेबल्स आप लिखोगे विथ पेज नंबर, है ना। लिस्ट ऑफ ग्राफ्स, जो भी ग्राफ आपने बनाया है, जो भी चार्ट आपने बनाया है, कुछ डायग्राम अगर आपका है ना, तो लिस्ट ऑफ डायग्राम्स भी होता है। अगर है तो वो हम लोग रिपोर्ट में देते हैं विथ along with, है ना, along with पेज नंबर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर डायरेक्टली अपने को उस डायग्राम में जाना है, उस चार्ट में जाना है, उस ग्राफ में जाना है, उस टेबल में जाना है, तो पेज नंबर देख के डायरेक्टली हम लोग उस पेज तक पहुंच जाएं, है ना। नहीं तो क्या होगा, एक एक पेज पलट पलट के खोजने में बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए ये चीज़ें दी जाती हैं, रखी जाती हैं। इसके बाद जो पहला है वो है इंट्रोडक्शन। इट शुड कंटेन नाउ द मेन टेक्स्ट। अब ये जो था वो प्रिलिमिनरी पेज का बात था, ये पेजेस हो गए, है ना। इसके बाद मेन टेक्स्ट का बात आएगा। तो मेन टेक्स्ट क्या है? तो मेन टेक्स्ट ऑफ द रिपोर्ट शुड हैव द फॉलोइंग पार्ट्स। सबसे पहला इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इट शुड कंटेन अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। आपके रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है ये आप क्लियरली मेंशन कर लो। एंड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द मेथोडोलॉजी, जो भी मेथोडोलॉजी आप अडॉप्ट कर रहे हो उसके बारे में आप एक्सप्लेनेशन दे दो। इन अकॉम्प्लिशिंग द रिसर्च, यानी उस रिसर्च को आप रिसर्च को कंप्लीट करने में, रिसर्च को आगे बढ़ाने में आप जो भी मेथोडोलॉजी यूज़ करने वाले हैं उस मेथोडोलॉजी के बारे में आप बता दीजिए।
The scope of the study, along with various limitations, should as well be stated in this part. अगर कुछ limitations हैं तो वो भी, और इसके जो भी scopes हैं, मतलब जो आपने experiment किया है वो कहाँ कहाँ काम आ सकता है, किन किन जगहों पर useful हो सकता है. So what are the different scopes of your study or your experiment or your research, वो आपको वहाँ पर मेंशन करना होता है. दूसरी जो बात है वो है समरी ऑफ फाइंडिंग्स, यानी जो भी फाइंडिंग आपका आया है उसका आप समरी लिखते हैं. इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रोडक्शन देने के बाद आपको समरी लिखना है. तो आफ्टर इंट्रोडक्शन देयर वुड appear a statement of findings and recommendations in non technical language. टेक्निकल लैंग्वेज नहीं होगा, आपका अपना लैंग्वेज होगा, है ना. और आप अपने लैंग्वेज से, अपने नॉन टेक्निकल लैंग्वेज से आप जो भी फाइंडिंग है या जो भी फाइंडिंग हुआ वो फाइंडिंग आप लिखोगे, और जो भी रिकमेंडेशन है वो आप लिखोगे. इफ़ द फाइंडिंग्स आर एक्सटेंसिव दे शुड बी समराइज्ड. अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको थोड़ा समराइज या समरी के रूप में लिखा जा सकता है. ठीक है. थर्ड जो चीज़ है वो है मेन रिपोर्ट. अब मेन रिपोर्ट क्या है? मेन टेक्स्ट के अंदर में थर्ड चीज आ रहा है मेन रिपोर्ट. द मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट शुड बी presented in logical sequence and broken down into readily identifiable sections. ऐसा नहीं कि लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए, ऐसा नहीं करना है. क्या है? तो भाई आप कुछ चीज़ें लिखो, उसके बाद जगह छोड़ करके पैराग्राफ चेंज करके फिर कुछ रिलीवेंट चीज़ लिखो, फिर जो कुछ आपस में रिलेटेड चीज़ है उसको पैराग्राफ छोड़ करके फिर आप ये मेंशन करो, ताकि क्या है, देखने में भी अच्छा लगे, है ना. तो ये आपका मेन रिपोर्ट तैयार होता है. एंड लास्टली वी शुड मेंशन द कंक्लूजन. हमारा लास्ट में हम लोग क्या मेंशन करते हैं? कंक्लूजन. टुवर्ड द एंड ऑफ द मेन टेक्स्ट खत्म होने के एंड में रिसर्चर शुड अगेन पुट डाउन द रिजल्ट ऑफ हिज रिसर्च. कुछ समरी तो आपने यहाँ लिख दिया, समरी एंड फाइंडिंग, है ना. और लास्ट में अपन कंक्लूजन जब लिखते हैं तो जो भी रिजल्ट है उस रिसर्च का वो क्लियरली एंड प्रिसाइजली वो सारा कुछ यहाँ मेंशन किया जाता है. इनफैक्ट इट इज़ द फाइनल समिंग अप, यानी फाइनली जब आप सम अप कर रहे हैं, यानी एंड कर रहे हैं, है ना, लिखना आप बंद कर रहे हैं, तो आप ये लिखें कि भाई ऐसा 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 हमने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें ये रिजल्ट आया, इस कंसंट्रेशन पे ये हुआ, या जो कुछ भी, जो भी, है ना, आप जो भी रिसर्च किए, जो भी वर्क किए, या जो भी एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, या फिर आपने सर्वे ही किया तो सर्वे का ये फाइनल आपको रिपोर्ट मिला, है ना. तो वो सारा कुछ आपको कंक्लूजन में लिखना होता है. तो ये जो थेस एक्सक्यूज मी, तो ये जो थेसिस है, इस थेसिस में ये सारे चीज को मेंशन करना होता है. सो एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट अपेंडाइसेस, है ना, जो लास्ट में हम लोग अपेंडाइसेस ऐड करते हैं, है ना, इट शुड बी एनलिस्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल टेक्निकल डेटा. बिब्लियोग्राफी आपको मेंशन करना है, दैट इज लिस्ट ऑफ बुक्स, जर्नल्स, रिपोर्ट्स एटसेट्रा. यानी जिस जिस चीज़ को हमने, जिस जिस पेपर को, जिस बुक को, जिस जर्नल को, जिस रिपोर्ट को हमने जो है एज सच रिव्यू के लिए यूज़ किया है, जहाँ पर, है ना, हमने साइट किया है जहाँ पर, तो वो चीज़ हम लोग मेंशन करेंगे. शुड ऑल्सो बी गिवन इन द एंड. इंडेक्स शुड ऑल्सो बी गिवन स्पेशली इन द पब्लिश्ड रिसर्च रिपोर्ट. जो भी पब्लिश्ड रिसर्च रिपोर्ट है उसमें हम लोग इंडेक्स भी मेंशन करते हैं. ठीक है. तो ये जो बिब्लियोग्राफी होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट एक होता है. इसका लिखने का अपना एक तरीका होता है, और पहले जब सॉफ्टवेयर नहीं था तो इसे ही लिखने में पता है काफ़ी समय लग जाते थे, है ना. बहुत मेजर रोल ये प्ले करता था. अब काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए, उन सॉफ्टवेयर को यूज़ करके बिब्लियोग्राफी लिखना बहुत आसान हो जाता है. फिर कभी किसी वीडियो में उन सॉफ्टवेयर के बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगा, और बिब्लियोग्राफी कैसे लिखा जाता है, कैसे ऐड किया जाता है, ये सारा कुछ आपके साथ डिस्कस ज़रूर करूँगा. आप बढ़ते हैं आगे. इसका दूसरा जो पॉइंट है थेसिस लिखने का वो है रिपोर्ट शुड बी रिटन इन अ कॉन्साइज एंड ऑब्जेक्टिव स्टाइल. इस तरह से क्या है, आपका ये लिखने का जो भी एक जो एक वे था, या जो भी एक आपका लेआउट था, है ना, वो तो आपने रेडी कर लिया, आपने प्रिलिमिनरी पेजेस ऐड कर लिया, आपने मेन टेक्स्ट ऐड कर दिया, और आपने एंड मैटर भी आपने लिख दिया. ठीक है.
अब क्या है, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो क्या कि रिपोर्ट शुड बी रिटन इन अ कॉन्साइज एंड ऑब्जेक्टिव स्टाइल इन सिंपल लैंग्वेज। आपको कोई बहुत लंबा हाई फाई लैंग्वेज यूज़ नहीं करना है, सिंपल इंग्लिश अगर यूज़ कर रहे हैं तो सिंपल इंग्लिश में ही अपने को ये यूज़ करना है। अवॉइडिंग वेग एक्सप्रेशन सच एज इट सीम्स, देयर मे बी एंड द लाइक। तो इन चीज़ों, जो भी चीज़ें हैं, ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं, इनको हम लोग अवॉइड करते हैं। थर्ड चीज़ क्या है कि चार्ट्स एंड इलस्ट्रेशंस इन द मेन रिपोर्ट शुड बी यूज्ड ओनली इफ दे प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन मोर क्लियरली एंड फोर्सिबली। इफ दे प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन मोर क्लियरली, अगर चार्ट देने से या कोई इलस्ट्रेशंस देने से इंफॉर्मेशन को समझाना बहुत आसान हो जाता है, क्लियरली उसे समझाया जा सकता है, तो फिर हम लोग चार्ट एंड इलस्ट्रेशन जो है मेन रिपोर्ट में देते हैं या देना चाहिए। कैलकुलेटेड कॉन्फिडेंस लिमिट्स मस्ट बी मेंशन्ड, यानी कितने लिमिट पर, कौन कॉन्फिडेंस लिमिट, जैसे आप जब स्टैटिस्टिकल टूल टी टेस्ट या ये जब आप पढ़ेंगे, आप जानेंगे, तो आपको पता होगा। अगर पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, 0.05 या 0.1 इस एज सच कॉन्फिडेंस लिमिट पर हम लोग बातें करते हैं, है ना। तो जो भी कॉन्फिडेंस लिमिट लेकर के हम लोग चल रहे हैं, उस कॉन्फिडेंस लिमिट को भी हमको मेंशन करना चाहिए। एंड द वेरियस कंस्ट्रेंट्स एक्सपीरियंस्ड इन कंडक्टिंग रिसर्च ऑपरेशंस में एज वेल बी स्टेटेड, किया जा सकता है। जो भी आपने एक्सपीरियंस किया इस रिसर्च को कंडक्ट करने में, है ना, जैसे कहीं पर अगर कोई डेटा लेने गए, वहाँ पर कुछ नई चीज़ें ऐसी मिली या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जिसको लगता है कि यहाँ मेंशन करने से फ्यूचर जनरेशन को हेल्पफुल होगा, यूज़फुल होगा, है ना, तो वो चीज़ भी हम लोग वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। कोई रिसर्च कंडक्ट करने में कुछ ऐसी चीज़ें हुई, तो उन चीज़ों को भी हम लोग लास्टली में मेंशन कर सकते हैं। तो ये सारा था क्या, ये सारा कुछ था कि हम लोग थेसिस को कैसे प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट और द थेसिस। तो ये टोटल 11 स्टेप्स थे ऑफ रिसर्च के, यानी रिसर्च करने में ये 11 स्टेप्स जो हैं वो यूज़फुल होते हैं। उम्मीद है ये सारा जो स्टेप्स है आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे मेथड्स ऑफ रिसर्च, यानी रिसर्च के किस क्या क्या मेथड्स होते हैं, कितने टाइप के मेथड्स होते हैं, है ना। तब तक आप सभी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। भाग मत कर प्रयास भाग मत